आज इसकी दूसरी क्लास है। तो हम लोग फिलहाल अभी यही यही दूसरी क्लास में हैं। ये दूसरा क्लास आप लोगों को बता दिया जाएगा, फिर इसका भी अलग से एक टेस्ट हो जाएगा कल या परसों। हो गया? तो जिनका छूटा है वो चाहे तो फोटोकॉपी करा लीजिएगा जो लोग आए हैं, नहीं तो आप लोग सिलेबस से लिख लिए होंगे, कहीं से किसी किताब से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भारत का प्राकृतिक फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का पार्ट 2 है। तो हम लोग भारत को कितने भागों में बांट दिए थे? नहीं, छह छः 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 3 कैसे? और आइलैंड में नहीं बांटे थे हम लोग, डेजर्ट नहीं था, कोस्टल प्लेन नहीं था, सब तो था ही। तो नदन यानी कि उत्तरी पर्वतमाला हो गया, उत्तरी पर्वतमाला। दूसरा था मध्यवर्ती मैदान, है ना, इसी को हम लोग नदन प्लेन भी बोले थे, है ना, तो मध्यवर्ती मैदान। उसके बाद तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, इसी को हम शुरू करने वाले हैं। ये 2 टॉपिक खत्म हो गया है, उत्तरी पर्वतमाला और मध्यवर्ती मैदान। तो मध्यवर्ती मैदान तो सब लोग जानते ही होंगे, जानते होंगे ना, कि गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो भी मैदान बना है उसको हम लोग मध्यवर्ती मैदान कहते हैं। यानी कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु प्लस गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र और प्लस इसकी सहायक नदी के द्वारा लाए गए जितना भी सेडिमेंट्स है उसके जमाव से मैदान का निर्माण हुआ है। और हम लोग बाद में मैदान को 4 भाग में बांट भी दिए थे, भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो आज अगला हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। अब देखिए, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार। ज्यादातर फोकस करिएगा मानचित्र के बेस पर स्टडी कर लेने के लिए। मानचित्र समझ में आ जाएगा ना तो फिर आपको कोई सा भी किताब पढ़िएगा क्लियर हो जाएगा, यही आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर हम ये टॉपिक या ये वर्ड लिखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार, अपने आप में एक लंबा टॉपिक भी है भूगोल के अंतर्गत। तो प्रायद्वीपीय का मतलब क्या हो गया कि वैसा लैंड जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, 3 तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो, वैसे भूमि को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, यही इतना समझना है। जैसे आप लोग इसको क्या कहते हैं, गुजरात नहीं और भी काठियावाड़ प्रायद्वीप भी तो बोलते हैं ना। तो ये भी देखिएगा तो 3 ओर से जल से ही घिरा हुआ है। तो जो स्थलखंड 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसको हम लोग प्रायद्वीपीय हिस्सा या प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। प्रायद्वीप नाम वैसे ही पड़ता है। 2 तरफ से अगर कोई हिस्सा गिरा तो हम लोग उसको नहीं कहेंगे प्रायद्वीप, 3 तरफ से होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? इस टॉपिक का ये वर्ड आप लोग को समझ में आ गया, प्रायद्वीप का मतलब क्या हुआ। पठार किसको कहते हैं? मतलब वैसा लैंडफॉर्म जिसका ऊपरी हिस्सा, जो शीर्ष वाला हिस्सा है, वो प्लेन होता है, सपाट होता है, वो सपाट होता है। इसमें क्या है, शिखर वगैरह नहीं होता है। आप लोग कभी सुने हैं किसी पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर का जो हिस्सा है वो प्लेन होता है, समतल होता है। ये भी ऊंचा स्थलखंड ही होता है, हाईलैंड ही है। ये भी क्या है, हाईलैंड ही है, लेकिन इसकी ऊंचाई पर्वतों से, पहाड़ों से कम होती है। कुछ अपवाद भी है, जैसे तिब्बत वगैरह का पठार, तो इसकी ऊंचाई कम होती है। सामान्यतः माना जाता है 900 से 1200 मीटर ये ऊंचा होता है ना। ऐसे भूभाग को हम लोग पठार कहते हैं। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार में क्या आपको दिलचस्प जानकारी मिलेगी कि ये ऐसा पठार है जिसके ऊपर में पर्वत भी है, प्लस छोटी छोटी पहाड़ियां भी है, प्लस अलग से पठार भी है। पठार के ऊपर पठार है, पठार के ऊपर पठार है, पर्वत भी है, पठार भी है। देखिए कैसे, जैसे ही हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं तो आप इसको, इसका सीमांकन कर दीजिए ऐसे, अरावली के पूर्वी हिस्सा से मेघालय यानी कि शिलोंग के पठार तक, ये ऐसे वाला जो हिस्सा है ये सब का सब प्रायद्वीप कहलाता है। हम लोग अगर इसको सीमांकन करें, इसका सीमा निर्धारित करें, बाउंड्री फिक्स करें, तो अरावली के पूरब से लेकर के
जितना भी यानी कि विंध्य पर्वत के उत्तर का रीजन है, जिसमें मालवा भी है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड भी है, ये सारा हिस्सा छोटा नागपुर के उत्तरी भाग से लेकर के शिलोंग के पठार तक इसका पूरा विस्तार है उत्तर में। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और पूरब में पूर्वी घाट पर्वत इसका बाउंड्री बनाता है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। अब इस प्रायद्वीपीय पठार पे भी अलग अलग पर्वत है। जैसे हम लोगों ने देखा कि प्रायद्वीपीय पठार दिखाई देता है अरावली के पूर्वी भाग में, लेकिन राजस्थान का जो मरुस्थल है उसका जो आंतरिक भाग है, जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो भी प्रायद्वीप के ऊपर ही है। मरुस्थल कैसे बनता होगा? बारिश नहीं हो रही है ना, बारिश नहीं हो रही तो वहां का जगह क्या हो गया? सूखा हो गया, और सूखा हो गया तो जो मिट्टी है वो रेत में कन्वर्ट हो गई। अब जब रेत में कन्वर्ट हो गई तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मरुस्थल। मरुस्थल। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? खादर मिट्टी नहीं ना, इसकी मुख्य विशेषता क्या होगा? बालू, सैंड, है ना, यही रेत है, इसी को मरुस्थल कहते हैं। तो ऊपरी हिस्सा में आपको मरुस्थल दिखाई देगा, लेकिन उस मरुस्थल के नीचे भी तो चट्टान होगा ना। तो वो चट्टान कौन सा चट्टान है? आर्कियन चट्टान है, जो प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तर पश्चिमी वाला हिस्सा है। ठीक है, नहीं तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि राजस्थान के मरुस्थल के आंतरिक भाग में, इंटरनल हिस्सा में क्या है? आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। अब जिनका संरचना छूटेगा उनको आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन में दिक्कत होगा तो वो लोग पूछ लीजिएगा, 2-4 मिनट समय निकाल करके हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे क्लास इसकी लंबी चल गई थी, आप लोग कोशिश कीजिएगा पीछे वाला क्लास का लिंक यूट्यूब वगैरह पे होगा, यूट्यूब पे होगा, वो देख लीजिएगा। तो बाउंड्री समझ में आ गया? समझ में आ गया बाउंड्री? हर का एक अपना बाउंड्री हम लोग बना सकते हैं ना। वो हंस रही है। इसके नदर्न नॉर्थ वेस्ट में कौन सा पर्वत है? प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा पर्वत है? उन्हीं को बताना है। अरावली है, आ गया हिंट। ठीक है, हंसना ज्यादा नहीं है, जहां हंसने वाली बात होगी वहां हंसिएगा। हाँ, राजस्थान, गुजरात से लेकर के ये मेघालय तक, ठीक है, पूरा साउथ में कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। हाँ, और इसका जो उत्तर का हिस्सा है, कई बार किताबों में लिखता है विंध्यन रेंज, लेकिन बेसिकली यमुना के दक्षिण तक मान के चलेंगे। यानी कि जहां पे मध्यवर्ती मैदान खत्म हो गया, मध्यवर्ती मैदान है ना, जो नदन प्लेन हम जिसको कह रहे हैं, वो खत्म हो गया, वहां से प्रायद्वीप हिस्सा शुरू हो गया, है ना। आप लोगों को हमने पढ़ाया था ना प्लेट टेक्टोनिक्स, या अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो जब ये मान लीजिए अंगारा लैंड हो गया और ये मान लीजिए गोंडवाना लैंड हो गया, इसका मूवमेंट था नॉर्थ की तरफ और ये साउथ की तरफ था। इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या हुआ? तेथी सागर था और अवसाद था, तो हिमालय पर्वत बन गया। अब हिमालय पर्वत बना तो सबसे पहले महान हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक, है ना। शिवालिक के बाद जो बेसिन था उसमें क्या बना? मध्यवर्ती, ये नदन प्लेन हो गया, यानी कि उत्तर का विशाल मैदान कहिए या मध्यवर्ती मैदान कह दीजिए। मध्यवर्ती का मतलब हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में है, तो इसी कारण से मध्यवर्ती। इस मैदान के दक्षिण में हिमालय ही है या कुछ और है? तो इसी को तो इसका उत्तरी सीमांकन क्या होगा? मतलब इसका जो सबसे नॉर्थ का बाउंड्री होगा वो क्या बनाएगा? मतलब मैदान ही बनाएगा ना। कहने का मतलब कि ये जो मैदान है, ये जहां से सीमा खत्म हो गया वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा? पेनिनसुलर इंडिया स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? क्लियर नहीं हो रहा है? ठीक है। अब इस बोर्ड को आप लोग मान लीजिए मध्यवर्ती मैदान, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। तो जहां मध्यवर्ती मैदान खत्म हुआ वहां से क्या स्टार्ट हो गया? पेनिनसुलर इंडिया स्टार्ट हो गया, प्रायद्वीप हो गया। तो इसका हम लोग सीमांकन क्या करेंगे? मध्यवर्ती मैदान ही। सीमांकन पूछा जाता है, जैसे बहुत आसान सवाल पूछेगी आयोग ना, कि पेनिनसुलर इंडिया के का जो सबसे पूर्वी विस्तार है, एक्सटेंशन है, वो कहां तक है? तो या तो ऑप्शन में शिलोंग की पहाड़ी रहे, है ना, या मेघालय राज्य रहे, या तो मेघालय रहे। तो ये पूरा का पूरा
पूर्वी सीमांकन है। दक्षिण में कहां तक इसका एक्सटेंशन है, विस्तार कहां तक है, कन्याकुमारी तक है। और राज्य अगर पूछेगा तो तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। वही पश्चिम में देखेंगे तो अरावली पर्वत हो जाता है ना। इधर में काठियावाड़ का मैदान हो जाता है, या पठार कह दीजिए। और उसके बाद इधर पश्चिमी घाट पर्वतमाला और पूरब में पूर्वी घाट पर्वतमाला है। तो ये इसका पूरा का पूरा बाउंड्री है। तो बाउंड्री आप लोग अपने से लिख लेंगे। पहला लाइन आप लोग ये लिख लीजिए कि इसका एरिया लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। और प्रायद्वीपीय भारत का पठार विश्व का सबसे पुराना पठार है। ये लाइन लिखने का मतलब क्या होगा कि ये इतना पुराना है, इतना पुराना है कि फिर इस पे मूवमेंट हुआ है, पर्वत भी बना है और फिर वापस पठार भी बन गया है। और इसका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों से, यानी कि सबसे पुरानी चट्टानों से हुआ है। आर्कियन चट्टानें पृथ्वी पे सबसे पुरानी चट्टानें हैं। जब पृथ्वी आग का गोला थी, ठंडा हुई, तो उसके बाद जो चट्टान बना वो आर्कियन चट्टान ही बना था। आर्कियन के इरोजन से कौन सा चट्टान बना है, धारवाड़ बना है। तो दक्षिण का जो पठार है, आप लोग इसको ना दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय पठार लिख लीजिए। हाँ, प्रायद्वीपीय पठार ज्यादा अच्छा टर्म है। हो गया। एक फोटो भी बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फोटो बस सिंपल तरीके से एक हल्का सा ऐसे बना लीजिएगा। और यानी कि मेघालय तक इसका हम लोग विस्तार दे देंगे, मेघालय तक। इसको इसलिए समझना जरूरी है, ऐसे बना लीजिएगा। ये पूरा का पूरा जो है प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर इंडिया है। ये इतना इसलिए निकला हुआ है क्योंकि इसका जो विस्तार है वो मेघालय तक है। अब क्या हुआ है, हो गया। मैप थोड़ा सा बड़ा रहे तो अच्छा रहे। कॉपी बचा के क्या होगा, पन्ना बचाने से क्या मिल जाएगा। एक आधा पेज पे मैप रहेगा तो बाद में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा जाएगा ना। एक सवाल पूछा गया था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, टीआरई 3 में पूछा गया है, पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है। तो अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे मैप अगर बड़ा रहेगा तो लोकेट किया जा सकता है। नहीं, विशाखापट्टनम है, गलत दिया है, विशाखापट्टनम। इसी को अराकू भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। जो महेंद्रगिरी है उसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। लोकल लैंग्वेज में है वहां का, विशाखापट्टनम दिया होगा। विशाखापट्टनम सबसे ऊंची चोटी है, 1680 मीटर है। तो गलत होगा फिर उसमें, फिर इनमें से कोई नहीं होगा। सिंपल किताब में दिया हुआ है, किसी भूगोल की किताब में आपको मिल जाएगा विशाखापट्टनम सबसे ऊंची चोटी है। कोई सा भी बुक अच्छा है, जैसे एनसीईआरटी का 11th है 12th है, इसको पढ़ लीजिए। महेश कुमार बर्णवाल की किताब आती है ना एनसीईआरटी बेस्ड, वो भी पढ़ सकते हैं। देखिए होता क्या है, एक आप लोग अच्छा टर्म इस्तेमाल करिएगा। जैसे मान लिया जाए कि मैं बना दिया एक त्रिभुज, ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर इंडिया है, ये पूरा पठार है। और आप लोग ये पढ़ रहे थे कि जब गोंडवाना लैंड टूटा था, कब टूटा था, जुरासिक काल में। जुरासिक में गोंडवाना लैंड टूट गया था और गोंडवाना लैंड से ही भारत जो है अलग हुआ था और नॉर्थ की तरफ खिसक गया था। तो जब खिसक रहा था तो ये आप मान के चले कि इसका एक हिस्सा टूट भी गया, एक हिस्सा टूटा है। जैसे आप लोग भारत के मानचित्र में देखते हैं, भारत के मानचित्र में क्या देख रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार आपको यहां तक दिख रहा है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि इसका विस्तार यहां तक है।
है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप यहाँ पे मैदान कैसे बता रहे हैं, ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मैदान है। अगर प्रायद्वीपीय पठार है तो ये बीच में मैदान कैसे आ गया। हाँ, नदी निकली नहीं है यहां से, नदी तो बह रही है। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे, आप समझिएगा, यही समझने वाला पॉइंट है। प्रायद्वीपीय पठार का जब उत्तर की तरफ गति मूवमेंट हो रहा था तो इसका ये वाला जो भाग था अवतलन यानी कि मूवमेंट के कारण टूट गया, इसमें दरार उत्पन्न हुआ और दरार के कारण टूट गया। और जब टूट गया तो इसका दो हिस्सा बन गया, इसका दो हिस्सा बन गया, एक हिस्सा, और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसी में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो सेडिमेंट्स जमा की, और जमा करते करते वो हिस्सा क्या हो गया, मैदान में कन्वर्ट हो गया। तो इसका ये जो गैप बना था ना, जो धंसा हुआ भूमि था, जैसे कोई भूमि टूटती है तो एक क्या है, गड्ढा बन गया, गैप बना। तो इस गैप में क्या हुआ, गंगा और ब्रह्मपुत्र अपना सारा सेडिमेंट्स भर दी। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं अब आगे, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो गैप रहा, इस गैप का नाम राजमहल गैप है, राजमहल। और एक तरफ गारो खासी जयंतिया है मेघालय में, है ना, तो राजमहल गारो गैप कहलाता है ये गैप, इसको आप याद रखेंगे। इसी गैप के सहारे शिलोंग का पठार प्रायद्वीपीय पठार से अलग है, और इसका लोकल नाम वहां पे बंगाल में मालदा, मालदा जगह का नाम है, मालदा गैप। अब ये पूछा कि मालदा गैप भारत के किस राज्य में है, वेस्ट बंगाल में, है ना। तो मालदा गैप के सहारे ही शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार से अलग प्रतीत होगा, अलग प्रतीत होता है, क्योंकि एक तरफ पठार है, एक तरफ पठार, और बीच में क्या है, मैदान हो जा रहा है। हाँ, वही भाग है ना। गैप का नाम आप लोग दोनों याद रखेंगे, लिख लीजिए, ये आपको मिलेगा नहीं इस पीडीएफ में। एक लाइन ये लिखेंगे कि मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, मेघालय का कहने का मतलब शिलोंग का ही पठार, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, पार्ट है, PART। जियोलॉजिकल मूवमेंट को हम लोग कहेंगे भूगर्भिक क्रिया। भूगर्भिक क्रिया के कारण, भूगर्भिक क्रिया के कारण यहां धंसान, फॉल्ट, FAULT, भूगर्भिक क्रिया के कारण यहां फॉल्ट हुआ, धंसान हुआ, और इस धंसान में नदियों के मलबे, सेडिमेंट्स, मलबे जमा हुए, इस कारण से यह प्लेन के रूप में, मैदान के रूप में दिखाई देता है। मलबा, सेडिमेंट्स, मलबा जमा हुआ, नदियों के द्वारा लाए गए मलबा का निक्षेप हो गया। नदी कहने का मतलब वही गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसके सहायक नदी हो गई। और लिख लीजिएगा, गैप को हम लोग राजमहल गारो गैप कहते हैं या फिर मालदा गैप कहते हैं। मालदा, मालदा जगह का नाम है, दोनों एक ही नाम है। हाँ, मालदा या राजमहल गारो गैप। मालदा वेस्ट बंगाल का लोकल टर्म हो गया, लोकल भाषा में मालदा कहते हैं। जगह ही मालदा है, अब जब गैप हुआ तो उसी गैप के नाम से मालदा गैप कहलाने लगा। वैसे टेक्निकली हम लोग राजमहल गारो गैप कहते हैं, राजमहल गारो। हाँ, तो एक तरफ राजमहल पहाड़ है और एक तरफ गारो पहाड़ है ना। अब इन दोनों पहाड़ के बीच में क्या है, प्लेन है, और प्लेन क्यों हुआ, गैप के कारण, है ना। इसी कारण से इसको राजमहल गारो गैप कहते हैं। और ये NCERT में दिया हुआ है,
11th के बुक में दिया है मालदा गैप के नाम से, राजमहल गारो नहीं लिखा है, लेकिन मालदा गैप का नाम लिखा हुआ है, आप लोग चेक कीजिएगा, मिल जाएगा। इसलिए इसको छोड़ना सही नहीं रहेगा। अब आप लोग समझ गए, एनसीईआरटी में समझ में नहीं आता, हो गया ना? ठीक है। पठार पे हम लोग आएंगे, और इसको भी आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, कोई खास इसमें महत्व नहीं है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है, उधर नहीं दिमाग लगाना है, हम लोगों को भारत में ही रहना है, ठीक है ना? डिरेल हो जाएंगे। देखिए, पर्वत और पठार इस पे है। कुछ पर्वतों के नाम ऐसे आप लोग नोट किए रहिएगा, जैसे अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, जैसे विंध्य पर्वत, विंध्य, विंध्य रेंज या विंध्य पर्वत। अंग्रेजी वाले ना रेंज लिखेंगे इसका नाम। थर्ड लिखिएगा सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत, इसका माउंटेन कर दीजिएगा। चौथा, क्या बोल रहे हैं? नहीं, पर्वत की चर्चा हो रही है। उसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट, और पांचवा पूर्वी घाट। ये 5 प्रकार के पर्वत को जरूर से ध्यान रखेंगे। पूर्वी घाट। अब पठार की बात करें तो कुछ पठार जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मालवा, ये पूछा जा सकता है टीआरई में। मालवा के बाद बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, उसके बाद बघेलखंड, बघेलखंड, दक्कन भी कर देंगे, दक्कन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दक्कन का पठार। उसके बाद छोटा नागपुर पढ़ लेंगे, छोटा नागपुर, और उसके बाद शिलोंग या मेघालय का पठार कर देते हैं, मेघालय का पठार। दक्कन लिखा हुआ है, ज्यादा नहीं करेंगे, उसको भी पढ़ा देंगे, ठीक है ना? कौन कौन सा? अभी आएंगे ना इस पे, अभी तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आपके दिमाग में इन सब का नाम हो जाए। एक क्या है ना कि आप लोग एक जैसे कि फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना, कि पठार भी है, पर्वत भी है। अभी तो बारी बारी से सबका हम चर्चा करेंगे ही। अभी तो अरावली बताएंगे, सबका बारी बारी से बताएंगे, यही तो सब तो पढ़ना है, इसी में तो क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आया कहाँ था से? यहां से तो आ गया था, यहीं से ना आया था कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आगे बढ़े, हो गया सबका? इसको छोड़ ही देते हैं। मेघालय का पठार कर लीजिएगा, मेघालय का पठार, इसी पे पहाड़ भी है, गारो खासी और जयंतिया। तो अब बारी बारी से स्टडी करें अरावली का। पठार पे जब चर्चा करेंगे तो सब पठार के बारे में बताएंगे। ये सब वही चीज है जो हमने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, पुराने लोगों को याद आ रहा है? इस लाइन को पढ़िए, कुछ आपको इसमें नया दिख रहा है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। सब पहले बता दिया गया है ना? पुराने लोग बताइए, पुराने लोग, यहां तक कि रूपांतरण किस किस चट्टानों का हुआ, ग्रेनाइट का नीस में हुआ था, है ना, हमने बताया लाइमस्टोन किस में, मार्बल में कन्वर्ट हो गया था, तो सब बता दिया गया है। सेम चीज यहाँ पे लिखा है, अभी हमने आते के साथ बताया कि उत्तरी सीमा अरावली पर्वत है, कैमूर है, राजमहल शिलोंग मेघालय तक, है ना। इस पे अभी बात हो गई है, डिस्कशन हो गया है, आप लोग पीपीटी के थ्रू लिख लीजिएगा। और ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर की तरफ है, इसका जो ढाल है वो पूरब की तरफ है, पश्चिम से पूरब की तरफ है ना। मेघालय का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है, जो मालदा गैप या राजमहल गारो गैप के कारण अलग प्रतीत होगा। हाइट है इसका, एवरेज हाइट है, हाइट नहीं पूछा जाता है, हाइट पे ज्यादा जोर मत दीजिएगा। आते हैं अरावली पे।
अरावली का सबसे पहले आप लोग लोकेशन देखिए। ये जूम नहीं होगा क्या? अरावली दिख रहा है सबको? अब जैसे नहीं दिख रहा है तो आप अपने समझ का इस्तेमाल करते हुए अरावली को मान लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, भारत के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत का लोकेशन है। एटलस है सबके पास? तो एटलस खोल लीजिए, इससे बढ़िया चीज क्या होगी? अगर एटलस है, अब दिख रहा है आप लोगों को, यही अरावली पर्वत है। एटलस खोल लेने के बाद अरावली दिख रहा होगा। अब देखिए, बात हम अरावली की करते हैं। अरावली भारत के किस भाग में है? भारत के पश्चिम भाग में है। और यही प्रायद्वीपीय भारत करेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है। अब इसका जो विस्तार है, यानी कि इसका एक्सटेंशन गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है। अरावली का विस्तार जो है गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है, और ये कुल डिस्टेंस दिल्ली से लेकर गुजरात तक लगभग 800 किलोमीटर माना जाता है ना। यानी कि अरावली जो है एक राज्य में विस्तृत नहीं है। अरावली का नाम लेने ऐसा लगता है कि जैसे राजस्थान ही है, ऐसा लगता है कि राजस्थान में ही है, लेकिन नहीं, अरावली गुजरात राजस्थान होते दिल्ली तक इसका विस्तार है। दिल्ली तक इसका विस्तार है। कितना? लगभग 800 किलोमीटर में। अब पर्वत के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। पर्वत के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे फोल्ड माउंटेन हो गया, जैसे ब्लॉक माउंटेन हो गया, जैसे वोल्केनो माउंटेन हो गया। तो अरावली जो है वो फोल्ड माउंटेन है। अरावली मोड़दार पर्वतमाला है, मोड़दार पर्वतमाला है। जैसे आप लोग को जब मैं सतपुड़ा बताऊंगा, है ना, तो ये सतपुड़ा कैसा होगा? ब्लॉक माउंटेन हो जाएगा। हिमालय कैसा माउंटेन है? फोल्ड। फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे ना, तो फिजिकल ज्योग्राफी में पर्वत के प्रकार के बारे में बता दिया जाएगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी में पर्वत जब पढ़िएगा आप लोग ना, तो भारत प्लस भारत के बाहर का भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। जैसे रॉकी हो गया, पूछा जा सकता है, अपलेशियन पूछा जा सकता है ना। साउथ अमेरिका में कौन सा फोल्ड माउंटेन है? एंडीज। एंडीज है, एंडीज। हाँ, नॉर्थ टू साउथ। लंबा तो वैसे हिमालय है, लेकिन नॉर्थ टू साउथ उसका विस्तार लंबाई ज्यादा है ना। लगभग 7000 किलोमीटर उसका बताया था, हिमालय 2400 ही है। तो मोड़दार पर्वतमाला अरावली है। अब आप ये बताएंगे, अगर हम मोड़दार कहते हैं तो भारत में तो हिमालय भी है, लेकिन हिमालय से ये पुराना हो गया ना। तो इसका एक और अच्छा पॉइंट मिलता है कि अरावली ये केवल भारत नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला। अब हमने कहा विश्व की, अब आप लोग देखिए, पृथ्वी तप्त है, ठंडा हो गई। ठंडा हो जाने से इसमें सबसे पहला जो रॉक बना उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? आर्कियन वाला रॉक। आर्कियन क्रम की चट्टाने, है ना। और इसका अगर एरा के रूप में देखें तो ये कौन सा एरा आएगा? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन ना, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में दो था ना, आर्कियन धारवाड़ दोनों था, आर्कियन और धारवाड़। तो हुआ नहीं सबसे पुराना चट्टान इसका? अरावली कब आप लोग पढ़ रहे थे? इयोसिन ओलिगोसिन में ना, इयोसिन ओलिगोसिन काल में ना, आप लोग भूल गए हैं। प्री कैम्ब्रियन के बाद हमने और भी बताया था मेसोजोइक का कॉस डिसिपी। प्री कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन आया, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, है ना, पुराने लोग। उसके बाद क्या आया था? ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तब जाकर के क्या आया? इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लियोसिन। तो हिमालय यहां बना, हिमालय यहां पे आया, आया ना। इसका मतलब कितना समय पास होने के बाद हिमालय बन रहा है, ये आपको कल्पना करना है। समझ में आ रहा है? अब आप इसी से तुलना कीजिए, अरावली कितना पुराना हो गया।
आप लोगों को स्टडी छूट गया, इसी कारण से ना जल्दी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, नेटवर्क छोड़ दे रहा है। तो एक बार जाके रिवीजन कर लीजिएगा, नेटवर्क नहीं काम कर रहा है आप लोगों का। जब हमने कह दिया अरावली, और उस क्लास में न सिर्फ अरावली हिमालय, उस क्लास में हमने भारत के सारे पर्वतों का समय बताया था, आपको ध्यान आना चाहिए। तब आपसे हमने सवाल भी पूछा था कि अब बताइए अरावली के बाद क्या है, तो आप लोग अच्छे से बता रहे थे कि ठीक है विंध्यन है, बता रहे थे ना। तो जाकर के रिवीजन करने की आवश्यकता रहेगी। और हमने ये कहा था कि बार बार ये रिवीजन होगा, रिपीट होगा। रेस्टोरेंट का मसाला का टर्म याद आ रहा है, हमने बताया था उदाहरण देकर के कि वही रहेगा, बार बार ये रिपीट होगा। कहाँ कहाँ पे, सॉइल में भी आ जाएगा, एग्रीकल्चर में भी आएगा। तो एक बार जाकर के पढ़िएगा, क्योंकि एक ही क्लास में ना वही चैप्टर पढ़ाना ठीक नहीं है कि हम हर क्लास में आर्कियन धारवाड़ पढ़ाते रहे। कितनी बार में 20 बार से भी ज़्यादा हम इस्तेमाल किए इस टर्म का। तो अरावली क्या हो गया, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, मोड़दार पर्वत हो गया। अब इतना कहने के बाद आपके दिमाग में इसकी चट्टानों का कुछ प्रकार, टाइप्स वगैरह आ रहा है दिमाग में, ध्यान कौन सा टाइप हो सकता है? नहीं, शिखर नहीं पूछा जा रहा है, रॉक, चट्टान के बारे में। पहले क्वार्ट्ज जी ध्यान में आ रहा है, पहले ग्रेनाइट आना चाहिए था ना। ग्रेनाइट क्यों छोड़ दे रहे हैं आप लोग? नीस, सिस्ट है ना, तब क्वार्ट्ज आप कह दीजिए, क्वार्टजाइट कह लेंगे इसके बाद ना। तो ये सब ध्यान में आना चाहिए। तो अरावली में किस प्रकार की चट्टानें हो गई? ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट। अब आप लोग पुराने वाले हिमालय से तुलना करके देखिए, हिमालय में कौन कौन सा हमने चट्टान बताया था, विंध्यन में कौन कौन सा चट्टान हमने बनाया था। लाल किला किससे बना है? विंध्यन से, लाल बलुआ पत्थर से बना है। अब अरावली से तुलना कीजिए, समझ में आ रहा है? तो ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट प्रकार की यहाँ पे चट्टानें हैं। इसका सबसे ऊंची चोटी आप लोगों को पता होगा, गुरु शिखर है। गुरु शिखर अरावली में एक जगह है, माउंट आबू, माउंट आबू के पास ही गुरु शिखर है ना। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर है। ठीक है, तो ये अरावली का हमने डिफिनीशन बनाया। इसी में से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, आसान है। लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, आगे का स्लाइड है। अरावली पर्वत, यह सबसे अवशिष्ट, रेसिड्यूअल का अंग्रेजी आप लोग पता है ना, अवशिष्ट पर्वत है, जो विश्व का प्राचीनतम, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। इसका दिल्ली से जो लंबाई है वो लगभग, ये लंबाई पूछा नहीं जाता है बट एक समझने के लिए होता है कि अगर हम दिल्ली से, गुजरात से दिल्ली कहते हैं तो बीच में राजस्थान भी आएगा। तो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। क्वार्ट्ज चट्टानों की प्रधानता है। अब देखिए, क्वार्ट्ज कहने का मतलब ये तो भाषा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या कह दीजिएगा, यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानों की प्रधानता है। अब आर्कियन लिख करके ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, क्वार्ट्ज वगैरह कर दीजिएगा। और चूंकि धारवाड़ आर्कियन में क्या है, प्री कैम्ब्रियन का है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें मिल रही है और धारवाड़। अब इन दोनों में हमने बताया था कि दोनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल्स के दृष्टिकोण से, जिसमें धारवाड़ धात्विक खनिजों के लिए जाना जाता है। अब अरावली में देखिए, तांबा, खेतड़ी यही ना लोकेटेड है, खेतड़ी है राजस्थान का, खेतड़ी, तो तांबा हो गया। खेतड़ी में जस्ता भी है, सीसा, अभ्रक, एर्बेस्टस, ये सब खनिज कहाँ पाया जाता है? अरावली वाले रीजन में पाया जाता है। और इसी अरावली के पश्चिमी ढाल से नदी निकलती है, उस नदी का नाम है लूनी, और पूर्वी भाग से बनास। जैसे कोई पर्वत है, इसके एक तरफ से लूनी नदी निकल रही है और एक तरफ से बनास नदी निकलती है। ये इतना पॉइंट नोट कर लीजिए। 1, 2, 3 में सभी सवाल नहीं पूछा गया है, आगे पूछा जाएगा, 4 में आ सकता है। अब सवाल क्या है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यही याद रखिएगा, विश्व का सबसे प्राचीनतम, ओल्डेस्ट ये माउंटेन है। लंबाई उम्मीद कम है, ये तो बहुत आसान है, आप लोग बता देंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, जो टर्म इस्तेमाल करेगी आयोग वो धारवाड़ करेगी, कि भारत में धारवाड़ चट्टानें किस पर्वत में है, या अरावली में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। और धारवाड़ चट्टानें भारत में मिनरल्स के, खनिज के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है,
तो तांबा, जस्ता, सीसा, अभ्रक, एस्बेस्टस कर दीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया सभी लोगों का? अब और भी कुछ पॉइंट लिखना हो तो अरावली ऐसे बना दीजिए, और इधर में क्या हो जाएगा, थार मरुस्थल है। अरावली के पूरब में क्या है, मेवाड़ का पठार है, मेवाड़ है। अब ये सब सवाल आगे के ऊपर के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, आप लोगों का नहीं, तो ज़्यादा इस पे रिसर्च आप लोगों को नहीं करवाना है। थार पश्चिम में है, पूरब में मेवाड़ का पठार है। हो गया, फोटो एक बना दीजिएगा हल्का सा। ऐसे करने के बाद ये पश्चिम में पूरा अरावली गुजरात से दिल्ली तक है। यही आरपीएस में इस पे दर्रा भी पढ़ना पड़ता है, जैसे दीवारी दर्रा है, देसूरी दर्रा है, ये सब दर्रा अरावली पे, लेकिन वो आरपीएससी के लिए, आपके लिए नहीं है। हो गया ना, आगे बढ़ें? ठीक है। अरावली के बाद दूसरा पर्वत कौन सा था, विंध्यन रेंज। सेकेंड पर्वत अपना जो था विंध्य पर्वत। अब जैसे ही विंध्य रेंज कहा जा रहा है, तो विंध्य रेंज बना कब था, अरावली के बाद। अरावली के बाद, अरावली के बाद भारत के उन भागों में जहां पे बेसिन नुमा आकृति थी, और इस बेसिन नुमा आकृति में मलबा भरा था, है ना। इसके बाद विंध्यन पर्वत बना। इसी कारण से विंध्यन पर्वत में किस प्रकार की चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक से, परतदार चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें हैं। जैसे क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर हो जाएगा। जैसे कंग्लोमेरेट हो गया, है ना, डोलोमाइट हो गया, ये सब का सब क्या है, विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। तो विंध्य पर्वत, इस पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर के बिहार तक है, गुजरात से लेकर के बिहार तक है। यानी कि भारनेर से स्टार्ट होकर के बिहार में एंड कहां पे करता है, कैमूर की पहाड़ी के रूप में ये एंड करता है। तो इसका भी विस्तार देखिए। अब क्या है कि विंध्य पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, भारत के मध्य भाग में। तो उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करने वाला पर्वत कौन सा हो गया, विंध्य पर्वत, है ना। जैसे आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे ना कि दक्षिण भारत फतह तभी हो रहा है जब कोई शासक विंध्य पर्वत को लांघ रहा है, उसकी सेना टप जा रही है इधर, तब जाकर के दक्षिण भारत में प्रवेश कर रही है। अदरवाइज उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विंध्य पर्वत एक अवरोधक के रूप में था। जैसे हिमालय क्या है, हम लोग के उत्तरी भाग में है, तो इसका जियोपॉलिटिक्स भी तो है, भौगोलिक महत्व भी तो है। तो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है कि वो हमें सीमा पर क्या सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो विंध्य पर्वत के बारे में आप लोग ये पॉइंट लिख लीजिएगा। पहला लिखिएगा, इस पर्वत का, यह पर्वत, यह पर्वत अरावली के बाद निर्मित हुआ है, यह पर्वत अरावली के बाद निर्मित हुआ है ना। इसमें कुडप्पा एवं विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, कुडप्पा एवं विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स ही है, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट हो गया। पश्चिम से पूरब की ओर जाने पे यह भारनेर, कैमूर और पारसनाथ, पारसनाथ बीच में झारखंड में है, लास्ट में एंड करता है। हाँ, पश्चिम से पूरब करिए ऐसे, गुजरात से लेकर के बिहार तक। तो गुजरात से बिहार तक क्या है, भारनेर है, पारसनाथ भी है, और इसी में कैमूर भी है। तो गुजरात से लेकर के बिहार तक यह विस्तृत है, और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला भी यह पर्वत है। और एक और पॉइंट आप लोग बता सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर में हमने बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इमारती संरचना, यानी कि आर्किटेक्ट में, है ना, भवन निर्माण में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम आता है। यानी कि इसी
विंध्यन पर्वत से ही क्या है, लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। इसी रेंज में लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। आप लोग लाल किला तो देखे होंगे ना, तो लाल किला में क्या वो पुताई करके लाल कर दिया गया है या स्टोन ही वो लाल है? वो स्टोन ही लाल है, उस पर कितना भी हाथ रगड़िएगा तो लाल लगेगा नहीं। अगर पुताई वाला है तो लग जाता है, चूना तो लग ही जाता है ना, लेकिन उस पर नहीं लगेगा। उसके पीछे वही रीजन है कि वो लाल स्टोन ही है, लाल वो पत्थर ही है। और बलुआ पत्थर कड़ा होता है, नहीं तो बारिश में धुल करके अभी लाल किला सफेद किला में बदल गया होता। अगर पुताई होता तो उस तो बारिश में धुल गया होता, आज का थोड़े है वो। क्या है? हाँ रेड है, जैसे जामा मस्जिद भी रेड है, सांची का स्तूप भी लाल है। सांची का स्तूप हो गया, आप लोग लिख लिए सारा। जो टर्म आता है इमारती संरचना, यानी कि जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे लाल किला, सांची का स्तूप, जामा मस्जिद इत्यादि, जितना लाल लाल आपको दिखे मान के चलिए कि सारा का सारा बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है, यानी कि सैंड स्टोन ही उसमें है। हो गया सभी लोगों का? इसका लोकेशन देखेंगे आप लोग तो विंध्य रेंज क्या है, गुजरात से यानी भारनेर से लेकर के पारसनाथ होते बिहार में दक्षिण पश्चिम यानी कि कैमूर पर्वत तक इसका विस्तार है, गुजरात से लेकर बिहार तक। यहाँ पे आप लोगों को हमने अरावली बताया, यहाँ पे बताया विंध्य रेंज। अब दोनों के चट्टान में आप लोग समझिए, आज के क्लास वाले जो नए हैं वो भी, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था? नहीं, चट्टान रॉक कौन सा दिख रहा था? ग्रेनाइट नीसिस्ट यानी दिखा, और यहाँ पे चूना पत्थर दिख रहा है, बलुआ पत्थर। अब दोनों में हार्ड कौन सा है, कठोर कौन सा है? अरावली वाला है ना, यानी कि अरावली की जो चट्टान है वो आपको बहुत कठोर दिखाई देगी, उसकी तुलना में जो विंध्यन है उसकी चट्टानें मुलायम है। मुलायम मतलब इतना मुलायम नहीं कि वो टूट जाए, है ना, मुलायम, वो भी कठोर ही है, लेकिन दोनों की तुलना में अरावली ज्यादा कठोर है, पुराना है। अब चट्टान कठोर है कि मुलायम है, उसका मेन इरोजन पे असर पड़ता है, अपर्दन पे पड़ता है। क्या पूछ रहे थे? हाँ, क्या? ग्रेनाइट का? क्या ग्रेनाइट का? पूरा अरावली ही ग्रेनाइट का है। किसका? हाँ दिल्ली, राजस्थान में, राजस्थान में हो जाएगा ऑब्वियसली। आप देखिए, है ना, उत्तरी गुजरात से लेकर के दिल्ली तक तो सबसे ज्यादा एरिया कौन सा होगा? राजस्थान में आएगा। ठीक है, तो दो पर्वत आप लोग पढ़ लिए, दोनों में थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस भी मालूम चल रहा होगा, है ना। अब जैसे विंध्यान रेंज कहते हैं, तो विंध्यान रेंज के उत्तर में भी तो कुछ नदी बहती है, जैसे आप लोग यहाँ लूनी लिखे, बनारस लिखे, वैसे चंबल सिंध बेतवा इत्यादि नदी बहती है। ठीक है, तीसरा जो है वो सतपुड़ा है, तीसरा पर्वत जो आपको पढ़ाना है वो सतपुड़ा है। अब सतपुड़ा का आप लोग पहले लोकेशन देखिए। सतपुड़ा विंध्य पर्वत के दक्षिण में लोकेटेड है, ये हो गया विंध्य पर्वत, ये हो गया अरावली, और ये हो गया सतपुड़ा। एटलस कल से लेकर के आइएगा, मतलब एक ही 2-3 दिन लाना ही है एटलस, उसके बाद एटलस इसमें ज्यादा काम नहीं है, लेकिन जब तक आप लोग स्टार्टिंग वाला चैप्टर उसमें एटलस लेके आइए, मिट्टी जलवायु तक लेकर के आइए। पहले आप लोग ये मान लीजिए कि जहां पे सतपुड़ा पर्वत है वो एकदम फ्लैट है, कुछ नहीं है, समतल है ना। नीचे से क्या हुआ, मूवमेंट होते रहता है, मूवमेंट होते रहता है ना। कोई भविष्यवाणी कुछ नहीं कहा जा सकता है, कब यहीं पे भूकंप आ जाए, कुछ कहा जा सकता है? नहीं कहा सकता है, मूवमेंट होते रहता है। दो दरार उत्पन्न हो गया, स्थलखंड में दो दरार उत्पन्न हो गया। एक में ये वाला जो लैंड हिस्सा है वो उधर में फोर्स गति लगा रहा है, और ये वाला पार्ट इधर में गति लगा रहा है, तो बीच का जो हिस्सा है क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। बीच का जो हिस्सा है ये ऊपर उठ गया,
ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा था यहां पर ट्रांसफर कर गया, ऊपर खिसक गया, समझ गए। अब जब ये वाला हिस्सा यहां तक पहुंचा तो इसको ऊपर कर दिया तो ये भी भर ही जाएगा। तो यही ऊपर वाला जो हिस्सा है ये सतपुड़ा कहलाया। ये पर्वत कैसे बना? दो लैंड फॉर्म के आपस में टकराने से, आपस में टकराने से। दरार दरअसल उत्पन्न फोर्स के कारण होता है। वो क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत अस्थिर है, स्थिर नहीं है, बहुत अस्थिर, जिसका पता लगाना मुश्किल है। कोई नहीं बता सकता है भूकंप इस समय कहां पे आ सकता है। आ जाता है तब मालूम चलता है कि वो इतना रिएक्टर पे भूकंप आया। उसका फोकस भी बहुत बाद में मालूम चलता है, 1-2 घंटे के बाद देखिएगा कि मालूम चलता है कि फोकस जो उसका है वो नेपाल में गेस हुआ है ना। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में भी हम लोग को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो जो फोर्स आया उससे दरार उत्पन्न हुआ और इस दरार के कारण बीच वाला जो स्थलखंड था ऊपर उठ गया। इसी को हम लोग कहते हैं ब्लॉक पर्वत, यानी कि दो दरार के बीच का उठा हुआ स्थल खंड, दो दरार के मध्य बीच का ऊपर उठा स्थलखंड। तो ये सतपुड़ा हो गया। अब बात होगी दरार की, इधर भी दरार। तो ये जो निचला हिस्सा है यहां पे नर्मदा नदी बह रही है और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती। यही कारण है कि आपको क्या पढ़ाया जाता है? नर्मदा दरार घाटी से बहती है, ताप्ती दरार घाटी से। ठीक वैसे ही दामोदर नदी, दामोदर भी दरार से ही बहती है और कुछ भागों में ब्रह्मपुत्रा भी बहती है। तो सतपुड़ा कैसे बना आप लोग को पता चल गया, ठीक है। वहीं आप लोग हिमालय जब बताए थे तो उसका अलग तरीके से बन रहा था। उत्तर से अंगारा लैंड, दक्षिण से गोंडवाना लैंड, बीच का टेथिस सागर है, उसमें मलबा है, धीरे धीरे उसमें मोड़ पड़ा। उसमें आपको ये नहीं बताया कि दरार है और दरार से बीच का भाग ऊपर उठा, नहीं, उसमें मलबा है और मलबा धीरे धीरे मोड़ के रूप में ऊपर उठ रहा है। तो ये सतपुड़ा पर्वत हो गया, इसी को हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो सतपुड़ा की सबसे पहली विशेषता हो गई कि यह ब्लॉक पर्वत है जिसके उत्तर और दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती की दरार घाटी है, बह रही है। यह मुख्यतः ग्रेनाइट और बैसाल्ट चट्टानों से बना है। ग्रेनाइट बैसाल्ट से क्यों बनेगा? क्योंकि पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत ही आर्कियन चट्टानों से बना है। बात समझ में नहीं आ रहा है? तो अब ये कहां से बनेगा? हो गया, ठीक है। अब यह पर्वत से पश्चिम में राजपीपला, इसका भी अलग अलग लोकल नाम है। तो राजपीपला से शुरू होकर के महादेव और मैकाल के रूप में ये पूरब की तरफ विस्तृत है, समझ गए। सतपुड़ा का भी छोटा छोटा खंड हो जाता है। सतपुड़ा, फिर महादेव और फिर मैकाल। मैकाल कहने का मतलब मध्य प्रदेश का अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक तक इसका विस्तार है। तो अलग अलग रूप में लिखिएगा तो सतपुड़ा, महादेव और मैकाल एक ही साथ लिखा जाता है। सतपुड़ा, महादेव और मैकाल, ये रेंज हो जाता है तीनों। ओवरऑल ये है सतपुड़ा रेंज ही, पूरा का पूरा सतपुड़ा रेंज है जिसमें सतपुड़ा, महादेव और मैकाल तीन इसका डिवीजन किया गया है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, लगभग 1350 मीटर है जो महादेव पर्वत पे है। और पंचमढ़ी 1301 मीटर इसकी हाइट है, महादेव पर्वत पे है। और मैकाल का सबसे ऊंचा शिखर अमरकंटक है। यानी कि सतपुड़ा आप लोग देख रहे हैं, महादेव देख रहे हैं और मैकाल देख रहे हैं। तो इस रेंज का सबसे ऊंची चोटी सबसे जो सर्वोच्च शिखर है वो अमरकंटक है, जहां से सोन, नर्मदा, जोहिला इत्यादि नदियां निकलती है। अब देखिए सतपुड़ा आप लोग इसको लिखिएगा बाद में। हमने क्या कहा कि पश्चिम में राजपीपला, यानी कि सतपुड़ा से शुरू होकर के सतपुड़ा, महादेव और मैकाल, ये तीन हो गया। सतपुड़ा, महादेव और मैकाल, ये पूरा सतपुड़ा रेंज हो गया। इसके नॉर्थ में क्या है? दरार ही है जहां से नर्मदा बह रही है और इधर में ताप्ती बह रही है। और उत्तर में कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत है। और उत्तर में विंध्य पर्वत है।
ठीक है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? अमरकंटक पे है। अमरकंटक। महादेव मैकाल की ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक है। अमरकंटक है। और ये बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और इसी से नर्मदा भी निकलती है। और सोन की एक सहायक नदी है जिसका नाम है जोहिला। तो जोहिला नदी निकलती है अमरकंटक से, जो बाद में जाकर के सोन में ही मिल जाती है। तो ये अमरकंटक 3 नदियों का सोर्स है, ओरिजिन है। 3 नदियों का ओरिजिन है। किसका किसका? सोन का, नर्मदा का और जोहिला। जोहिला नहीं, वो छत्तीसगढ़ में एक जगह सिहावा, सिहावा से निकलती है। सिहावा आप लोग नहीं सुने कभी? तो महानदी यहां से नहीं, किसी किसी किताब में लिख दिया है क्या? तो गलत लिखा है, गलत लिखा है। तो जोहिला आप लोग याद कर लीजिएगा, JOHILA, जोहिला। ये जोहिला नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। अब यहां पे 2 प्रकार का सवाल बन सकता है। अगर टफ सवाल पूछेगी तो ऑप्शन दे करके कूट दे देती है कि आप इसमें बताइए कौन कौन सी जो नदी है वो अमरकंटक से निकलती है। जैसे सोन लिख दे, है ना, दामोदर लिख दे, जोहिला लिख दे और महानदी लिख दे, है ना। तो 4 आपको दे दिया गया और कूट दे देता है। तो इसमें 2 नदी कौन सी हो गई? सोन और जोहिला। ये 2 नदी अमरकंटक से निकलती है। अब देखिए सवाल एक और पूछा जा सकता है कि सोन की सहायक नदी कौन सी है? जोहिला है। ये दोनों सवाल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। समझ में आ गया? तो बहुत डीप जाकर के टफ सवाल आयोग पूछेगी तो ये पूछेगी, अदरवाइज सिंपल सवाल रहेगा। तो जानते हैं क्या पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत है? सबसे सिंपल सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत? तो भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत सतपुड़ा है। भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत सतपुड़ा है। और कोई कोई किताब में गलत लिख देता है कि नीलगिरी भी ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी ब्लॉक पर्वत नहीं है। नीलगिरी जहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल रहा है वही नीलगिरी है, वो ब्लॉक माउंटेन नहीं है। लेकिन कई किताबों में लिख भी देता है, जो गलत है, गलत है, ध्यान रखिएगा। तो भारत का एकमात्र जो ब्लैक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत है, वो सतपुड़ा है। ठीक है। एक और सवाल पूछा सकता है कि नर्मदा नदी के उत्तर और दक्षिण में कौन कौन सा पर्वत है या किन 2 पर्वतों के बीच से बहती है? तो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी बहती। ये भी सवाल अभी आना बाकी रह गया है। ये सवाल भी आना बाकी रह गया है। नर्मदा, इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। नर्मदा 1312 किलोमीटर। नदी वाले चैप्टर में आएंगे तो सब नदी का बताएंगे। कोई दिक्कत आया यहां पे? ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग सतपुड़ा का पॉइंट सारा। अंग्रेजी वाले भी अंग्रेजी टर्म्स वगैरह का जितना भी है लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ना हो। और हिंदी वाले भी लिख लीजिए। हो गया सारा? तो सतपुड़ा हो गया। इसके बाद हम लोग पश्चिमी घाट देखते हैं। हो गया ना सभी लोगों का? आगे देखते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। रुक जाएं? नहीं मिला तो मिल जा रहा है ना? ठीक है, आराम से मतलब लिख ले रहे हैं आप लोग ना। ऐसा नहीं कि आराम ही करने लग रहे हैं, ये भी समस्या है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपकी क्लास चलेगी इतिहास की, उसका PPT भी अलग मिल जाएगा। कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि फिर आराम करते रह जाइएगा। घर पे टाइम नहीं लगेगा, यहाँ फास्ट होगा। जब आखिर यहाँ है तो आखिर खाली बैठने से क्या मतलब है? समय तो बर्बाद हो ही रहा है आपका यहाँ पे भी। जब हम यहाँ रुक गए हैं तो आप लोग भी कुछ लिख लीजिए।
लास्ट में तो हमने बोला ही है कि 4 घंटे में मतलब क्लास खत्म करेंगे। एक ऐसा क्लास रखेंगे ना लास्ट में, अगर 30 नवंबर का पेपर है तो 26 या 25 को ऐसा क्लास रखेंगे जिसमें हम एक ही दिन में खत्म कर देंगे भूगोल। लेकिन वो तब होगा जब आप लोग पहले से पढ़े रहिए, ये नहीं कि उसमें अरावली खोजते रहिए क्लास में मिल ही नहीं रहा है। ऐसा स्थिति रहेगा तो फिर समझिए कि फेल हो जाइएगा आप लोग। उस टाइम क्या था कि रिवीजन क्लास चलेगी, आप लोग को सब याद आते रहेगा, सारा याद आ जाएगा। अब आज ही जो लोग आए होंगे उनको ना आरकेएन धारवाड़ में ना अंतर ही नहीं पता लग रहा होगा। कुडप्पा विंध्यन तो अभी बताया भी नहीं है, नए वालों को तो दिक्कत होगा। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, लास्ट में बहुत आसान टॉपिक ये हो जाएगा। सबसे आसान इतना आसान रहेगा कि इसी बेस पे आप लोग बिना पढ़े मिट्टी बता दीजिएगा, बिना पढ़े कृषि के बारे में जानकारी दे दीजिएगा। ये इतना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वनस्पति भी सेम है, नेचुरल वेजिटेशन भी आप लोग बता दीजिएगा। असल में ज्योग्राफी कहाँ पे टफ है? ज्योग्राफी में थॉट है, जो भौगोलिक चिंतन है ना, ये चिंतन वाला हिस्सा बहुत टफ है, जो आप लोग को पढ़ना ही नहीं है। वो सब नेट में काम करता है। चिंतन मतलब अलग 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 प्रकार के भूगोलवेता हो गए, वो चिंतन कर रहे हैं कि पृथ्वी बनी कैसे है ना। तो उनका जो सिद्धांत आता है वो टफ है। जैसे पर्वत है, 10 प्रकार का सिद्धांत आया हुआ, वो सब पढ़ना रहता है। क्या कोबर ने दिया है, क्या होम्स ने दिया है। जैसे आप लोग पॉलिटिकल साइंस में राज्य का परिभाषा 5 लोगों का पढ़ जाते होंगे, मैकियावेली ने राज्य का ये डिफिनेशन दिया है ना। तो ठीक वैसे ही भूगोल में टफ है थॉट। ये सब तो सब ऊपर ऊपर का हिस्सा है, बहुत सतही। लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को एक ही स्लाइड में बताते हैं। पहले आप लोग समझिएगा। देखिए, 2 हिस्सों में समझेंगे आप, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। यानी कि अगर हम कोस्टल प्लेन के बारे में लिखें, तटीय मैदान के बारे में, तटीय मैदान, तो कोस्टल प्लेन 2 भाग में है। पहला, सॉरी अभी क्या पर्वत बता रहे थे ना, ठीक है, प्रायद्वीपीय पर्वत। तो एक हो जाता है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट, और दूसरा पूर्वी घाट। ठीक है, ये पर्वत हो गया दोनों। अब देखें तो इसको 2 तरीके से स्टडी कीजिए। एक इसका संरचना, संरचना पे हमने पहले बताया भी है, और दूसरा इसका फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी प्राकृतिक भाग। अब पश्चिमी घाट पर्वत भारत के पश्चिमी तट पे है, पश्चिमी घाट पर्वत भारत के पश्चिमी तट पे है, और पूर्वी घाट पर्वत भारत के पूर्वी तट पे है। ऐसा रफ हमने बना दिया, अभी फोटो भी दिखाएंगे। तो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत तो एकदम तट पे ही है, इसके बाद समुद्र स्टार्ट हो जाता है? नहीं, ऐसा आप मान के चलिए कि यहाँ पे 30 से 35 किलोमीटर का डिफरेंस है। यानी कि जो तट है ना, तो आपको एक और पॉइंट पढ़ना है, कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान भी तो पढ़ना है। यानी कि तटीय मैदान जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये मान लीजिए कि समुद्र का हिस्सा हो गया, ये कोस्टल प्लेन हो गया, और ये क्या है, पश्चिमी तट हो गया, पश्चिमी घाट पर्वत हो गया, पश्चिमी घाट पर्वत। तब जाकर के आगे क्या है, तट है यहाँ पे। इसी में ना घूमने आप लोग जाते हैं, कहाँ जाइए, गोवा गए तो कहाँ, सीधा समुद्र में थोड़े जाना है, तट पे ही रहना है, और तट से समुद्र को देखना है। तो ये तट हो गया। इस तट की चौड़ाई कितनी है? लगभग 30 से 35 किलोमीटर, 30 से 35 किलोमीटर। यही कारण है कि जब आप लोग गोवा जाइएगा ना, तो गोवा जाइएगा तो किनारे किनारे आपको क्या दिखेगा, मैदान टाइप में दिखेगा। और आप चाहिए कि हम अपनी गाड़ी को पर्वत पे ले जाएं, तो कम से कम 20-25-30 किलोमीटर अंदर आना है, तब जाके फिर पर्वत पर्वत दिखाई देना शुरू हो जाएगा। गाड़ी जो है फिर अब ऊंचा नीचा पर्वत पे और राउंड राउंड पर्वत पे चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इधर का जो हिस्सा है उसमें आपको समतल इलाका दिखाई देगा। गोवा जाइए कभी, अच्छा लगेगा। अब पूर्वी तट इसी तरीके से है। अब पूर्वी तट की चौड़ाई 100 किलोमीटर है, लगभग 100 से 150 किलोमीटर। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? पूर्वी भाग में ध्यान रखिएगा, बड़ी बड़ी नदियां, बड़ी बड़ी जो नदी है वो क्या है, अपने साथ सेडिमेंट लेकर के जाती है और बिछा देती है
तो नदियों के कारण पूर्वी तट की चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन पर्वत में देखिएगा तो पश्चिमी घाट पर्वत की ऊंचाई ज्यादा है, पूर्वी घाट पर्वत की ऊंचाई कम है ना। घाट में देखेंगे तो पर्वत में कम है, लेकिन अगर तट में देखेंगे तो तट की चौड़ाई ज्यादा है, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां गंगा जैसे जैसे क्या हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, वैगई हो गया, ये सब बड़ी बड़ी जो नदी है वो भारत के पूर्वी हिस्से में यानी कि पूर्वी तट के पास अपना मुहाना बनाती है। और जब मुहाना बनाती है इसका मतलब कि वो अपने साथ जितना भी सेडिमेंट्स लेकर के आई तट के पास बिछा दे रही है, इस कारण से मैदान की चौड़ाई या प्लेन की चौड़ाई वहां ज्यादा है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब इसका देखिए, ऐसा बताया गया है कि ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के ये जो नॉर्थ है, ये जो नॉर्थ वाली नदी है, नॉर्थ वाली जो नदी वो नर्मदा है और ये ताप्ती है, बीच में सतपुड़ा पर्वत है। तो ताप्ती नदी के मुहाना से लेकर के कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वत का लंबाई है, लेंथ इसका है ताप्ती के मुहाना से कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में, 1600 किलोमीटर ये लंबा पर्वत है। पीछे वाले लोगों को समझ में आ रहा है वो तीनों चारों? कोई दिक्कत तो नहीं है? सवाल पूछ लीजिएगा अगर दिक्कत हो तो, क्योंकि ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सब्जेक्ट है और यही ज़्यादा आपको समझना है। इसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ना सब बता दीजिएगा कि भारत में मिट्टी कहाँ कहाँ कौन कौन से टाइप की है, हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप लोग सब बता देंगे। अगर मैं कहूँगा कि इस इलाके में खादर मिलती है तो आप लोग काट देंगे। क्या काट देंगे? फिर यहाँ पे ब्लैक सोइल मिलता है। तो पश्चिमी घाट पर्वत की जो लंबाई है वो ताप्ती के मुहाना से लेकर के कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में। इसका लोकल नाम है, क्या नाम है? हम लोग दक्षिण भारत में इस पर्वत को सह्याद्री पर्वत कहते हैं, सह्याद्री के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी घाट पर्वत को अगर हम पूरा लंबाई मान ले 1600 किलोमीटर का, और ये बताया कि यहाँ पे दक्कन प्लेटू पठार है, यानी कि दक्कन में क्या हुआ था, लावा मैग्मा बाहर निकला था, मैग्मा बाहर निकल करके फैल गया था, और इस फैलने से क्या है, यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी बनता किससे है? बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने से। तो यहाँ पे क्या है? बैसाल्ट, यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तरी भाग में बैसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। हो गया। और पश्चिमी घाट पर्वत का पूरा दक्षिणी इलाका है, यहाँ पे आर्कियन यानी कि ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट इत्यादि चट्टानें मिलती हैं। दो डिवीजन आपको दिखा, लगेगा कि पश्चिमी घाट का चट्टान एक ही जैसा है, नहीं। जैसे आपको क्या अरावली का एक ही जैसा बताया गया, इसका एक ही जैसा बताया गया, इसका एक ही जैसा, लेकिन ये अलग फॉर्मेशन रखता है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसके नॉर्थ वाले पार्ट में बैसाल्ट दिख रहा है और साउथ वाले पार्ट में, मिडिल और साउथ वाला जो पार्ट है वहां पे ग्रेनाइट, नी इस प्रकार की आर्कियन चट्टानें दिख रही हैं। ठीक है ना? अगर आयोग इतना डीप पूछेगी तो आप लोग बता दीजिएगा, क्या दिक्कत है। अब पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहां पे है? इसी का सबसे दक्षिणी विस्तार, जिसको हम लोग अनाईमुडी कहते हैं, अनाईमुडी है। तो पश्चिमी घाट पर्वत याद रखेंगे, जहां पे पूर्वी घाट पर्वत से मिलता है, ये गांठ है जो दोनों ज्वाइंट हो रहा है, उसको हम लोग ये गांठ कहते हैं। ये नीलगिरी है, और नीलगिरी का अगला हिस्सा अन्नामलाई कहलाता है। अनाईमुडी उसका ऊंचा शिखर है, अन्नामलाई है, और अन्नामलाई के आगे क्या है? कार्डमम, इलायची की पहाड़ी है ना। तो पश्चिमी घाट पर्वत आगे चल करके अन्नामलाई और आगे चल के कार्डमम पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। लोकल नाम हो जाता है, पहाड़ एक ही है, नाम चेंज कर दिया गया। तो इस पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई के ऊपर में अनाईमुडी, अनाईमुडी 2695 मीटर है ना। और इसकी दूसरी ऊंची चोटी नीलगिरी पर्वत पे ही दोदा बेटा है, दोदा बेटा 2637 मीटर, कहीं कहीं 233 भी लिखा हुआ है। तो एवरेज इसकी जो हाइट है 2637 मीटर दोदा बेटा की है। ठीक है, तो ये दोनों चोटी का नाम आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावे भी कुछ अन्य चोटियां हैं, जैसे कलसुबाई हो गया,
कलसु बाई, जैसे महाबालेश्वर हो गया, ये सब छोटी छोटी चोटियां हैं जो कि पश्चिमी घाट पर्वत पे ही स्थित है। ठीक है, अब देखिए अगर हम पश्चिमी घाट पर्वत को देख रहे हैं तो इसके पूर्वी ढाल से कुछ नदियां निकलेंगी, जैसे जैसे कृष्णा, जैसे कृष्णा, जैसे गोदावरी, जैसे तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, जैसे कावेरी। अगर आपसे ये सवाल रहे ना कि कौन सी नदी वेस्टर्न घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गोदावरी आपको यहां दिख रहा है, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदी का है, पश्चिमी घाट से निकलती है, पूरब की तरफ बहती है ना। आप जो नर्मदा बता रहे हैं वो अमरकंटक से निकल रही है, वो क्या है, पूरब की तरफ बह रही है, वो कहाँ जा रही है, अरब सागर में, खंबात की खाड़ी के पास वो गिर जाती है। तो कुछ नदियों के नाम को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब पश्चिमी घाट पर्वत में 4 प्रमुख पास है। दर्रा, दर्रा याद रखिएगा, दर्रा पूछने की संभावना रहेगी। अगर हिमालय छोड़ करके प्रायद्वीपीय भारत में आता है तो दर्रा पूछा जा सकता है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा, ये 4 दर्रे हैं। ठीक है, थाल घाट जो दर्रा है, इस दर्रे से मुंबई से नासिक जाने का मार्ग बनता है। ये पूछ क्या है, पास, पास दर्रा, अच्छा आपकी क्लास लगता है छूटी हुई है। पास हम लोग कहते हैं पर्वतों के ऊपर में ऊंचा वो स्थल जो नीचा होता है और जहां से मार्ग रास्ता बनता है। जैसे कोई पर्वत है, माउंटेन है, उस पार जाना हो तो आप हिल पे चढ़ के जाएंगे या थोड़ा जो नीचे रहेगा वो नीचे से, उसी को हम लोग पास कहते हैं, PASS। पास मतलब रास्ता, पास मतलब रास्ता। इसी को नॉर्थ में हम लोग कॉल कह देते हैं। जैसे आप लोग इंदिरा कॉल देख रहे थे ना, थागला कॉल, नीति कॉल, माना कॉल, ये सब क्या है, दर्रा है। तो ठीक वैसे ही पास क्या है, ये रास्ता बताता है, पर्वतों का निचला भाग होता है जिससे पर्वतीय क्षेत्र के लोग उस पार चले जाते हैं। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा, हट गया क्या, वो हमने मिटा दिया, अच्छा खैर कोई बात नहीं। तो आप लोग पहला काम कीजिए कि नोट कर लीजिए थाल घाट। थाल घाट से रास्ता किसका बनता है, मुंबई से नासिक, मुंबई से नासिक। भोर घाट मुंबई से पुणे। उसके बाद पाल घाट, पाल घाट, पाल घाट कहाँ जाएंगे आप, केरल का कोचीन से कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर पर सवाल पूछा गया था आप लोगों से, कहाँ पे था वो, बीच में था, बाकी सब कोस्टल था, याद आ रहा है सब आप लोग कितना जल्दी भूल जाते हैं। उसके बाद सिनकोटा, कोयम्बटूर, मतलब भूगोल इतना कमजोर है कि कोयम्ब के बाद आपको भारत का कोई शहर ही नहीं पता है। ठीक है, नहीं तो आप लोग को इतना समझ जाना चाहिए कि वो कोयम्बटूर ही है। और सिनकोटा त्रिवेंद्रम से मदुरई, त्रिवेंद्रम से मदुरई, मदुरई, मदुरा आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे ना, मदुरई। तो ये 4 पास है, ये क्या है, रास्ता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि कल सुबह ही होकर जाना है आपको, इतना ऊपर नहीं चढ़ना है, ऐसा ना लगे कि अब उस पार जाना है तो कल सुबह ही होते निकले, नहीं, कैसे निकलना है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या फिर सिनकोटा। आगे बढ़ जाएं, हो गया। अब आ जाए पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट पर्वत भारत के
पूर्वी तट के समीप में है। क्या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा लास्ट में फास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आज पूरा खत्म करना था, मतलब तटीय मैदान भी, द्वीप भी, थार भी। अब हो नहीं पाएगा हमको लगता है, किसी दिन करा देंगे। और तो पूर्वी घाट पर्वत का जो विस्तार है वो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कहां तक है? कन्याकुमारी आप मानिए, यानी कि दोनों विस्तार, या फिर नीलगिरी तक कर दीजिए, ठीक है। नीलगिरी पर्वत तक इसका विस्तार है। लेकिन यह नदियों के कारण क्या है, जगह जगह से कट गया है, ब्रेक कर गया है। क्यों? क्योंकि नदी गोदावरी गिर रही है, कृष्णा, कावेरी, इस कारण से ये रेगुलर नहीं है बल्कि डिसकंटिन्यू हो गया है, टूट टूट गया है, ठीक है। तो इसी कारण से ना इसका नाम अलग अलग, जैसे देखिएगा तो जिंजी, जावेदी, है ना, शेवरॉय, कोल्लामलाई, बिलगिरी, नल्लामलाई, ये सब किसका भाग है? पूर्वी घाट पर्वत का ही भाग है। तो अब पूर्वी घाट के बारे में ये जानते रहिएगा कि भारत के पूर्वी तट पर इसकी संरचना कैसी है। इसकी संरचना कुडप्पा क्रम की चट्टानों से बना है। कुडप्पा यानी कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर की मात्रा इसमें ज्यादा है। अब यही आर्कियन रहता तो कटता जल्दी, नहीं कटता। अब देखिए, हमने आपको पश्चिमी घाट के बारे में एक लाइन नहीं बताया। पश्चिमी घाट पर्वत क्या है कि जब गोंडवाना लैंड से अलग हो रहा था इंडिया, यानी कि अफ्रीका पश्चिम की तरफ, इंडिया पूरब की तरफ जा रहा था, तो यही तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये जो भाग है गोंडवाना लैंड का है। हाँ, पूरा पूरा भारत ही गोंडवाना लैंड का पार्ट है। लेकिन टूटा हुआ आपको भाग यहाँ पे दिख रहा है ना, ये तो लैंड ही है ना। ये क्या है? टूटा हुआ भाग है, गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है ये वाला हिस्सा। तो अब कोई चीज आप तोड़ करके देखिए, तोड़ करके देखिए, तो तोड़ने के बाद जैसे मान लिया जाए किसी चीज को हम तोड़ते हैं, इसी को हम अगर बीच से तोड़ दें, बीच से, तो एक भाग ऐसे आएगा, एक भाग ऐसा नहीं होगा। अब इसको मान लीजिए आप भारत का प्रायद्वीपीय पठार, तो ये वाला जो हिस्सा है ऊंचाई जैसा नहीं लग रहा है कि अलग से वो पर्वत नहीं बना है, अलग से पर्वत नहीं बना है, गोंडवाना लैंड से टूटा है। तो टूटने के कारण ये भाग एक स्लोप के रूप में, एज के रूप में, ढाल के रूप में, कगार के रूप में दिख रहा है। क्या है? कगार। तो टूटेगा कैसे? फॉल्ट से, दरार से, भ्रंश से, है ना। तो ये क्या हो गया? पश्चिमी घाट एक फॉल्टेड एज हो गया, फॉल्टेड एज, यानी क्या हो गया? कगार हो गया। अलग से ये पर्वत नहीं है कि मोरदार पर्वत है या ब्लॉक माउंटेन है। ये कौन सा पर्वत है? एक दरार से टूटा हुआ या कगार है। पश्चिमी घाट पर्वत क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी कगार है। समझ में आ रहा है? कोई ऊंचा हिस्सा से, अब इसे यहीं का जो दो हिस्सा हो जाए तो एक भाग उधर चला जाएगा तो खाई जैसा नहीं बनेगा, है ना। तो सेम कंडीशन हुआ। इधर में क्या हुआ? गोंडवाना लैंड इधर खिसका, अफ्रीका खिसक गया पश्चिम में, इंडिया खिसक गया पूरब में। तो पश्चिमी घाट पर्वत क्या है कि गोंडवाना लैंड के टूटने के बाद से ये फॉल्टेड एज हो गया, कगार हो गया। इसलिए देखिएगा इसमें कोई बात आपको नहीं लिखा दिखाई देगा कि पश्चिमी घाट पर्वत जो है वो मुर्दार पर्वत है या ब्लॉक माउंटेन है या अवशिष्ट पर्वत है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? वो खड़ा ढलाल है, ढाल है। क्या है? कगार है। समझ में आ गया ना। तो पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण हुआ था कि गोंडवाना लैंड के विखंडन से। ये वाला हिस्सा क्या है? अफ्रीका कहलाया। अफ्रीका के इस भाग में भी खड़ा ढाल है, कगार है, और भारत का इस हिस्से में भी, मतलब दोनों पास्ट में जुड़ा था। जुरासी काल में विखंडन हो गया, एक भाग उधर गया, एक भाग इधर आया। तो ये जो हिस्सा है वो उसी का पार्ट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और पूर्वी घाट क्या है? ये मोरदार पर्वत है। पूर्वी घाट मोरदार पर्वत है। दोनों में यही बेसिक अंतर है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या है कि वो एक कगार है, फॉल्टेड एज है, दरार से टूटा हुआ भूखंड है, जबकि ये पर्वत के रूप में बना है। कुटप्पा क्रम की चट्टानों से इस पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो आप लोग पश्चिमी घाट के बारे में कुछ लाइन लिख सकते हैं कि नर्मदा के मुहाना से 1600 किलोमीटर, ये आपको मिल भी जाएगा पीडीएफ में। समझ में आ गया? एक बार रीड कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिए। अभी इन सब पे सवाल नहीं आया है, टीआरई 1, 2, 3, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चट्टान वगैरह तो बहुत कॉमन हो गया, अब चट्टान हो गया ना कॉमन, ठीक है।
पश्चिमी घाट में 4 पास है, 4 दर्रा है, थाल, भोर, पाल और तिनकोटा। आप लोगों ने वो रास्ता भी लिख लिया, कौन कौन सा 2 शहर जुड़ता है। अब पूर्वी घाट पर्वत देखें तो स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो कुछ और है, आंध्र प्रदेश। आप लोग राज्य गेस कर लीजिएगा कौन कौन से राज्य में है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है और यह श्रृंखला बंगाल की खाड़ी के समानांतर है। और पश्चिमी घाट किसके समानांतर है? अरब सागर के समानांतर है। और पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचाई वाला है, कम हाइट है इसकी। और इसका सबसे ऊंचा चोटी पूर्वी घाट का विशाखापट्टनम है, 1680 मीटर, है ना। इसी को लोकल में अराकू भी कहा जाता है। और कुछ यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है, कोयला, बॉक्साइट इत्यादि। अगर आप लोग कुडप्पा क्रम की चट्टान पढ़िएगा, विंध्यन क्रम की चट्टान पढ़िएगा तो खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कौन कौन सा यहाँ पे संसाधन पाया जाता है। और कुछ नदी है जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेगई, तुंगभद्रा, भीमा, ये सब आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब कोस्टल प्लेन थोड़ा सा समझेंगे आप लोग, तटवर्ती मैदान। तो भारत का, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? शांत हो गए आप लोग। अब तटवर्ती मैदान कहते हैं तो भारत का तटवर्ती मैदान कहाँ कहाँ होगा, आप लोग गेस कीजिएगा। अगर हम कहें कि पूर्वी घाट पर्वत ये है और ये क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत, तो पश्चिमी घाट पर्वत और अरब सागर के बीच में जो स्थलीय भाग है वो तट कहलाया, वो तट कहलाया। तो ये कौन सा तट हो गया? पश्चिमी तट हो गया। और ये पूर्वी तट है, और दोनों में चौड़ा आपको कौन सा तट है? पूर्वी तट। पश्चिमी घाट पर्वत ऊंचा ज्यादा है, लेकिन तट की चौड़ाई पूरब में ज्यादा है। तट की चौड़ाई, क्योंकि नदियों के मुहाने का क्षेत्र है, माउथ बनता है, और माउथ पे ही नदी सारा सेडिमेंट ला करके जमा कर देती है। इसी कारण से मैदान की चौड़ाई पूरब में ज्यादा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो नर्मदा है और ताप्ती है वो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा क्या है? नदियों का निक्षेपण वाला जगह ही है। डेल्टा इसलिए नहीं बनाती है, क्यों? क्योंकि नर्मदा का वेग बहुत ज्यादा है, एकदम स्लोप से उतरती दिखाई देगी, अपने साथ जितना भी मलबा लेकर के आती है अरब सागर में पूरा बिखेर देती है, एक जगह जमा हो ही नहीं पाता। आप गंगा नदी को देखिएगा तो वेस्ट बंगाल जाते जाते उसमें आपको गति नहीं दिखेगा, पानी आपको स्थायी दिखेगा, गंगा बहते नहीं दिखेगी। और जो पटना में नदी बह रही है, आप लोग थोड़ा और उत्तर में चले जाइए, जाकर के उत्तराखंड में देखिए, तो गंगा नदी आपको इतनी तेज बहते दिखाई देगी जैसे लगेगा कि वो बहा देगी सब कुछ, कुछ भी रखिएगा तो तोड़ देगी। और आप लोगों ने हरिद्वार में देखा भी होगा कि बड़ा बड़ा बस बह गया ना, तो वेग ज्यादा है। तो यही कारण है कि पश्चिमी घाट की जो नदी है वो सीधा स्लोप से उतरती है, वेग ज्यादा होता है और अपना सारा मलबा अरब सागर में बिखेर देती है। तो इसको क्या कहा जाए? डेल्टा कहा जाए? नहीं, इसको क्या का नाम दिया गया? एस्चुअरी। एस्चुअरी, ये वो एस्चुअरी का मतलब परिभाषा क्या हो गया कि वितरिका इसको हिंदी में कहते हैं, जो मलबा नदी में बिखरा रहे वो एस्चुअरी कहलाता है, और वही त्रिभुजाकार रूप में जमा रहे वो डेल्टा कहलाता है। तो तटवर्ती मैदान में 2 मैदान हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान भारत के पश्चिम में स्थित है, यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत और अरब सागर के बीच में, और पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट पर्वत और बंगाल की खाड़ी के बीच में हो गया, है ना। नदी बनाएगी डेल्टा, ये तट मैदान चौड़ा है, बस आपको इतना याद रखना है। जब हम डेल्टा की बात करेंगे तब नदियों का नाम जिक्र करेंगे। हाँ, लेकिन ये चौड़ा क्यों है? क्योंकि नदियों के द्वारा लाया गया सेडिमेंट सारा यहाँ जमा होते रहता है। सब लोग को जमहाई आ रहा है, ऐसा क्या हो गया? ज्यादा थक गए? एकदम 3-4 लोग लगातार, क्या छोड़ दें? हालांकि टाइम ओवर ही हो गया है, मतलब माइंड फ्रेश रहेगा तभी। मॉर्निंग का टाइम बहुत कीमती होता है। ताप्ती के मुहाना, माउथ ऑफ ताप्ती से लेकर के कन्याकुमारी तक, देखिए। अब इसका डिवीजन अभी कल करते हैं, क्योंकि अब इस पे ना समय लग जाएगा। मैडम आ गई होंगी, उनका क्लास जाएगा, और हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्लास है।